नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास मनोरमा का प्रथम अध्याय। मुंशी प्रेमचंद्र जी के बाकी के उपन्यास और कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी उपन्यास मनोरमा, लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी वज्रधर सिंह का मकान बनारस में है। आप हैं तो राजपूत, पर लिखते हैं मुंशी अपने आप को। ठाकुर के साथ आपको गंवारपन का बोध होता है। बहुत छोटे पद से तरक्की करते करते अपने अंत में तहसीलदारी का उच्च पद आपने प्राप्त ही कर लिया था। यद्यपि आप उस महान पद पर 3 मास से अधिक ना रहे और उतने दिन भी केवल एवज पर ही रहे, पर आप अपने आप को साबित तहसीलदार लिखते थे और मोहल्ले वाले भी उन्हें खुश करने को तहसीलदार साहब ही कहते थे। यह नाम सुनकर खुशी से आप अकड़ भी जाते थे, पर पेंशन केवल 25 रुपये ही मिलती थी, इसलिए तहसीलदार साहब को बाजार हाट खुद ही करना पड़ता था। घर में 4 प्राणियों का खर्च था, 1 लड़की, 1 लड़का और स्त्री। लड़के का नाम था चक्रधर। वह इतना जहीन था कि पिता के पेंशन के जमाने में घर से किसी प्रकार की सहायता न मिल सकती थी। केवल अपने बल बुद्धि से उसने एमए की उपाधि प्राप्त ही कर ली थी। मुंशी जी ने पहले ही से सिफारिश पहुंचानी शुरू कर दी। दरबारदारी की कला में तो वह निपुण थे ही। कोई नया हाकिम आए उससे जरूर रब्त जब्त कर लेते थे। हुक्काम ने चक्रधर का ख्याल करने के वादे भी किए थे, लेकिन जब परीक्षा का नतीजा निकला और मुंशी जी ने चक्रधर से कमिश्नर के यहाँ चलने को कहा तो उसने साफ जाने से इनकार कर दिया। मुंशी जी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा, क्यों, क्या घर बैठे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? चक्रधर, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं, आज़ाद रहना चाहता हूँ। आज़ाद रहना था तो एमए क्यों किया? उस दिन से पिता और पुत्र में आए दिन बकचक मची ही रहती। मुंशी जी बार बार झुंझलाते और उसे कामचोर, घमंडी, मूर्ख कहकर अपना गुस्सा उतारते। चक्रधर पिता का अदब करते थे, उनको जवाब तो न देते थे, पर अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए जो मार्ग तय कर लिया था उससे वह न हटते थे। उन्हें यह हास्यास्पद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए आधी उम्र पढ़ने में लगा दे। विद्या को जीविका का साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी। वह भूखों मर जाते, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन पत्र लेकर कहीं न जाते। विद्याभ्यास के दिनों में भी वह सेवा कार्य में अग्रसर रहा करते थे, और अब तो इसके सिवा उन्हें कुछ सूझता ही ना था। दिनों की सेवा और सहायता में जो आनंद और आत्मगौरव था, वह दफ्तर में बैठकर कलम घिसने में कहाँ। मुंशी वज्रधर ने समझा था, जब यह भूत इसके सिर से उतर जाएगा, शादी ब्याह की फिक्र होगी, तो आप यह नौकरी की तलाश में दौड़ेगा। लेकिन जब 2 साल गुजर जाने पर भी भूत के उतरने के कोई लक्षण न दिखाई दिए, तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा। चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुंह ना मोड़ सके। उन्हें अपने कॉलेज में ही कोई जगह मिल सकती थी, लेकिन वह कोई ऐसा धंधा चाहते थे जिससे थोड़ी देर रोज काम करके अपने पिता की मदद कर सके। और संयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरसेवक सिंह को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए एक सुयोग्य और सचरित्र अध्यापक की जरूरत पड़ी। उन्होंने कॉलेज के प्रधान अध्यापक को इस विषय में एक पत्र लिखा। उन्होंने चक्रधर को उस काम पर लगा दिया। काम तो बड़ी जिम्मेदारी का था, किंतु चक्रधर इतने सुशील, इतने गंभीर और इतने संयमी थे कि उन पर सबको पूरा विश्वास था। मनोरमा की उम्र अभी 13 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन चक्रधर को उसे पढ़ाते हुए बड़ी झेप होती थी। एक दिन मनोरमा वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी। उसके मन में सीता के वनवास पर एक शंका हुई। वह इसका समाधान करना चाहती थी। उसने पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आज्ञा हो तो पूछूं? चक्रधर ने कातर भाव से कहा, क्या बात है? मनोरमा, रामचंद्र ने सीता जी को घर से निकाला तो वह चली क्यों गई? और जब रामचंद्र ने सीता की परीक्षा ले ली थी और अंतःकरण से उन्हें पवित्र समझते थे, तो केवल झूठी निंदा से बचने के लिए उन्हें घर से निकाल देना, यह कहाँ का न्याय था? चक्रधर, यदि सीता जी पति की आज्ञा न मानती तो वह भारतीय सती के आदर्श से गिर जाती, और रामचंद्र को राजधर्म का आदर्श भी तो पालन करना था। मनोरमा,
यह ऐसा आदर्श है जो सत्य की हत्या करके पाला गया है। यह आदर्श नहीं, चरित्र की दुर्बलता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप रामचंद्र की जगह होते तो क्या आप भी सीता को घर से निकाल देते? नहीं, मैं तो शायद ना निकालता। क्यों, आप निंदा की परवाह नहीं करते? मनोरमा ने पूछा। चक्रधर, नहीं, मैं झूठी निंदा की जरा भी परवाह नहीं करता। मनोरमा की आंखें खुशी से चमक उठी, प्रफुल्लित होकर बोली, यह तो मेरे मन में थी यह बात। तो उस दिन से मनोरमा को चक्रधर से कुछ स्नेह हो गया। जब उनके आने का समय होता तो वह पहले ही आकर बैठ जाती और उनका इंतजार करती। अब उसे अपने मन में भाव प्रकट करते हुए कुछ संकोच न होता। ठाकुर हरसेवक सिंह की आदत थी कि पहले 2-4 महीनों तक नौकरी का वेतन ठीक समय पर देते, पर ज्यों-ज्यों नौकर पुराना होता जाता उन्हें उनके वेतन की बात भूलती जाती। चक्रधर को भी इन 4 महीनों से कुछ न मिला था। न वह आप ही आप देते थे और न चक्रधर संकोचवश मांगते थे। उधर घर में रोज तकरार होती थी। आखिर एक दिन चक्रधर ने विवश हो ठाकुर साहब को एक पुर्जा लिखकर अपना वेतन मांगा। ठाकुर साहब ने पुर्जा लौटा दिया। व्यर्थ की लिखा पड़ी कि उन्हें फुर्सत ना थी और उनको जो कुछ कहना हो खुदा कर गए। चक्रधर शर्माते हुए गए और बहुत कुछ शिष्टाचार के बाद रुपए मांगे। ठाकुर साहब हंसकर बोले, वाह बाबूजी वाह, आप भी अच्छे मौजी जी में। 4 महीने से वेतन नहीं मिला और आपने एक बार भी नहीं मांगा। आपको तो महीने महीने अपना वेतन ले लेना चाहिए था। सोचिए मुझे एक मुश्त देने में कितनी असुविधा होगी। खैर जाइए, 10-5 दिन में रुपए मिल जाएंगे। चक्रधर कुछ ना कह सके। लौटे तो मुख पर घोर निराशा छाई हुई थी। मनोरमा ने उनका पुर्जा अपने पिता के पास ले जाते हुए राह में पढ़ लिया था। उन्हें उदास देखकर पूछा, दादाजी ने आपको रुपए नहीं दिए? चक्रधर उसके सामने रुपए पैसे का जिक्र ना करना चाहते थे। मुंह लाल हो गया, बोले, मिल जाएंगे। मनोरमा, आपको 120 रुपये चाहिए ना? नहीं, इस वक्त तो कोई ज़रूरत नहीं। मनोरमा, ज़रूरत ना होती तो आप मांगते ही नहीं। देखिए मैं जाकर। नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, चक्रधर ने उसे रोकते हुए कहा। मनोरमा ना मानी, तुरंत घर में गई और एक क्षण में पूरे रुपए लाकर मेज पर रख दिए। वह तो पढ़ने बैठ गई, लेकिन चक्रधर के सामने यह समस्या आ पड़ी कि रुपए लूं या ना लूं। उन्होंने निश्चय किया कि ना लेना चाहिए। पाठ हो चुकने पर उठ खड़े हुए और बिना रुपए निकाले लिए हुए वह बाहर निकल आए। मनोरमा रुपए लिए हुए पीछे बरामदे तक आई। बार बार कहती रही कि आप इसे लेते जाइए, पर चक्रधर ने एक ना सुनी और जल्द से बाहर निकल गए। चक्रधर डरते हुए जब घर पहुंचे तो देखते हैं कि द्वार पर चारपाई पड़ी है, उस पर कालीन बिछी हुई है और एक अधेड़ उम्र के महाशय उस पर बैठे हुए हैं। उसने सामने ही एक कुर्सी पर मुंशी वज्रधर बैठे फर्शी पी रहे थे और नाई खड़ा पंखा चल रहा था। चक्रधर के प्राण सूख गए। अनुमान से वे ताड़ गए कि महाशय वर की खोज में आए हैं। निश्चय करने के लिए घर में जाकर माता से पूछा तो अनुमान सच्चा निकला। बोले, दादाजी ने इनसे क्या कहा? निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, अरे नानी क्यों मरी जाती है? क्या जन्म भर कुंवारे ही रहोगे? जाओ जाओ बाहर बैठो, तुम्हारी तो बड़ी देर से जुआई हो रही है। और यह कौन है? आगरे के कोई वकील है, मुंशी यशोदा नंदन। चक्रधर, तो मैं घूमने जाता हूँ, जब यह यमदूत चला जाएगा तो आऊँगा। निर्मला, वाह रे शर्मीले, तेरे जैसा तो लड़का देखा ही नहीं। आ जरा सिर में तेल डाल दूँ, बाल ना जाने कैसे बिखरे हुए हैं। साफ कपड़े पहनकर जरा देर के लिए बाहर तो जाकर बैठ। इतने में मुंशी जी ने पुकारा, नन्हे क्या कर रहा है, जरा यहाँ तो आओ। चक्रधर से कि अब तो रहे सही होश भी उड़ गए। बोले, जाता तो हूँ, लेकिन कहे देता हूँ मैं यह जुआ गले में ना डालूंगा। जीवन में मनुष्य का यही काम नहीं है कि विवाह कर ले, बच्चों का बाप बन जाए और कोक के बैल की तरह आंख पर पट्टी बांधकर गृहस्थी में जुट जाए। चक्रधर बाहर आए तो मुंशी यशोदानंदन ने खड़े होकर उन्हें छाती से लगा लिया और कुर्सी पर बैठाते हुए बोले, अब की सरस्वती में आपका लेख देखकर चित्त तो बड़ा प्रसन्न हुआ। इस वैमनस्य को मिटाने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं वे तो बहुत ही विचारपूर्ण हैं। स्नेह मृदुल आलिंगन और सहृदयतापूर्ण आलोचना ने चक्रधर को मोहित ही कर लिया। वह कुछ जवाब देना ही चाहते थे कि मुंशी वज्रधर बोल उठे, आज बहुत देर लगा दी, राजा साहब से कुछ बातचीत होने लगी क्या? यह कहकर मुंशी जी घर में चले गए तो यशोदानंदन बोले, अब आपका क्या काम करने का इरादा है? चक्रधर, अभी तो कुछ निश्चय किया है कि कुछ दिनों आजाद रहकर सेवा कार्य करूंगा। यशोदा, आप जैसे उत्साही युवक का ऊंचे आदर्शों के साथ सेवा क्षेत्र में आना जाति के लिए सौभाग्य की बात है।
आपके इन्हीं गुणों ने मुझे आपकी ओर खींचा है, चक्रधर ने आगे आंखें नीची करके कहा। लेकिन मैं अभी गृहस्थी के बंधन में पड़ना नहीं चाहता। मेरा विचार है कि गृहस्थी में फंसकर कोई तन मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। यशोदा, मैं समझता हूँ कि यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक से हों तो स्त्री पुरुष के कामों में बाधक होने के बदले सहायक हो सकती है। और मेरी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिद्धांत सभी आपसे मिलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक साथ रहकर सुखी होंगे। सेवा कार्य में वह हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी हुई है, घर के कामों में कुशल है और रही सही शक्ल सूरत, वह तो आपको इस तस्वीर से मालूम हो ही जाएगी। यशोदानंदन तस्वीर चक्रधर के सामने रखते हुए बोले, स्त्री में कितने ही गुण हो, लेकिन यदि उसकी सूरत पुरुष को पसंद न आई तो वह उसकी नज़रों से गिर जाती है और उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वर और कन्या में 2-4 बार मुलाकात भी हो जानी चाहिए। कन्या के लिए तो यह अनिवार्य है। पुरुष को स्त्री पसंद ना आई तो वह और शादियाँ कर सकता है, किंतु स्त्री को पुरुष पसंद ना आया तो उसकी सारी उम्र रोते ही गुजरेगी। चक्रधर के पेट में चूहे दौड़ने लगे कि तस्वीर को क्यों कर ध्यान से देखूं। वही देखते देखते तो शर्म आती थी। मेहमान को अकेला छोड़कर घर में न जाते बनता था। कई मिनट तक तो सब्र किए बैठे रहे, लेकिन ना रहा गया। पान की तश्तरी और तस्वीर लिए हुए घर में चले आए। अपने कमरे में आकर उन्होंने उत्सुकता से चित्र पर आंखें जमा दी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो चित्र ने लज्जा से आंखें नीची कर ली हैं, मानो वह उनसे कुछ कह रही है। उन्होंने तस्वीर उल्टा कर रख दिया और चाहा कि बाहर चला जाऊं, लेकिन दिल ने ना माना। फिर तस्वीर उठा ली और देखने लगी। आंखों को तृप्ति ही ना होती थी। चित्र हाथ में लिए हुए वह भावी जीवन के मधुर स्वप्न देखने लगी। यह ध्यान ही नहीं रहा कि मुंशी यशोदानंदन बाहर अकेले बैठे हुए हैं। अपना व्रत भूल गए, सेवा सिद्धांत भूल गए, आदर्श भूल गए, भूत और भविष्य वर्तमान में लीन हो गए। केवल एक ही सत्य था और वह चित्र की मधुर कल्पना। सहसा तबले की थाप ने उनकी समाधि भंग की। बाहर संगीत समाज जमा था। मुंशी वज्रधर को गाने बजाने का शौक था। गला तो रसीला न था, पर ताल स्वर के ज्ञाता थे। बाहर आए तो मुंशी जी ने द्रुपद की एक तान छेड़ दी थी। पंचम स्वर था, आवाज़ फटी हुई, सांस उखड़ जाती थी। बार बार खांस कर साफ करते थे। लोच का नाम न था, कभी कभी बेसुरे भी हो जाते थे। पर साजिंदे वाह वाह की धूम मचाए हुए थे। आधी रात के करीब गाना बजाना बंद हुआ। लोगों ने भोजन किया। जब मुंशी यशोदानंद बाहर आकर बैठे तो वज्रधर ने पूछा, आपसे कुछ बातचीत हुई? यशोदा, जी हाँ हुई तो, लेकिन वह खुले नहीं। विवाह के नाम से तो यह चिढ़ता है। यशोदा, अब शायद राजी हो जाए। प्रातःकाल यशोदानंद ने चक्रधर से पूछा, क्यों बेटा, एक दिन के लिए मेरे साथ आगरे चलोगे? चक्रधर, मुझे तो आप इस जंजाल में ना फंसाएं तो बहुत अच्छा है। यशोदा, तुम्हें जंजाल में नहीं फंसाता बेटा, तुम्हें ऐसा सच्चा सहायक और मित्र दे रहा हूँ जो तुम्हारे उद्देश्यों को पूरा करने में अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य समझेगा। यूँ तो मैं मन से आपको अपना दामाद बना ही चुका, पर अहिल्या की अनुमति ले लेनी आवश्यक समझता हूँ, और आप भी शायद यह पसंद न करेंगी कि मैं इस विषय में स्वेच्छा से काम लूँ। चक्रधर बड़े संकट में पड़े। सिद्धांत रूप से वह विवाह के विषय में स्त्रियों को पूरी स्वाधीनता देने के पक्ष में थे, पर इस समय आगरे जाते उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। यशोदानंदन ने कहा, मैं आपके मनोभावों को समझ रहा हूँ, पर अहिल्या उन चंचल लड़कियों में से नहीं है जिनके सामने जाते हुए आपको शर्माना पड़े। आप उसकी सरलता देखकर प्रसन्न होंगे। मैं तो उसी को लाकर 2-4 दिन के लिए यहाँ ठहरा सकता हूँ, पर शायद आपके घर के लोग यह पसंद ना करेंगे। चक्रधर ने सोचा, अगर मैंने और ज़्यादा टाल मटोल की तो कहीं यह महाशय सचमुच ही अहिल्या को यहाँ ना पहुँचा दें। बोले, जी नहीं, मुनासिब नहीं मालूम होता, मैं ही चलूँगा। घर में निर्मला तो खुशी से राजी हो गई। हाँ, मुंशी वज्रधर को कुछ संकोच हुआ, लेकिन यह समझकर कि यह महाशय लड़के पर लट्टू हो रहे हैं, कोई अच्छी रकम दे मरेंगे, उन्हें कोई आपत्ति ना की। अब केवल ठाकुर हरसेवक सिंह को सूचना देनी थी। जब चक्रधर पहुंचे तो ठाकुर साहब अपनी प्राणेश्वरी लौंगी से बातें कर रहे थे। मनोरमा की माता का देहांत हो चुका था। लौंगी उस वक्त लौंडी थी। उसने इतनी कुशलता से घर संभाला था कि ठाकुर साहब उस पर रीझ गए और उसे गृहिणी के रिक्त स्थान पर अभिषिक्त कर दिया। लौंगी सरल हृदय, हंसमुख सहनशील स्त्री थी, जिसने सारे घर को वशीभूत कर लिया था।
यह उसी की सज्जनता थी जो नौकरों को वेतन ना मिलने पर भी जाने न देती थी। मनोरमा पर तो वह प्राण देती थी। ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर उसे छू भी ना गया था। वह उदार ना हो पर कृपण ना थी। ठाकुर साहब कभी कभी उस पर भी बिगड़ जाते थे, मारने दौड़ते थे और 2-1 बार मारा भी था, पर उसके माथे पर जरा भी बल ना आता। ठाकुर साहब का सिर भी दुखे तो उसकी जान निकल जाती थी। वह उसकी स्नेहमयी सेवा ही थी जिसने ऐसे हिंसक जीव को जकड़ रखा था। इस वक्त दोनों प्राणियों में कोई बहस हुई थी। ठाकुर साहब झल्ला झल्ला कर बोल रहे थे और लौंगी अपराधियों की बातें सिर झुकाए खड़ी थी कि मनोरमा ने आकर कहा, बाबूजी आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठाकुर साहब की मोहन तन गई। बोले, कहना क्या चाहते होंगे? रुपए मांगने आए होंगे। अब जाकर कह दो कि आते हैं, बैठिए। लौंगी, इनके रुपए दे क्यों नहीं देते? बेचारी गरीब आदमी है, संकोच के मारे नहीं मांगते, कई महीने तो चढ़ गए। यह कहकर लौंगी गई और रुपए लाकर ठाकुर साहब से बोली, लो दे आओ, सुन लेना, शायद कुछ कहना भी चाहते हो। ठाकुर साहब ने झुंझलाकर रुपए उठा लिए और बाहर चले, लेकिन रास्ते में क्रोध शांत हो गया। चक्रधर के पास पहुंचे तो विनय के देवता बने हुए थे। चक्रधर, आपको कष्ट देने आया हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, ये लीजिए आपके रुपए। चक्रधर, मैं इस वक्त एक दूसरे ही काम से आया हूँ। मुझे एक काम से आगरा जाना है और शायद 2-3 दिन लगेंगे, इसलिए इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठाकुर, हाँ हाँ, शौक से जाइए, मुझसे पूछने की ज़रूरत ना थी। ठाकुर साहब अंदर चले गए तो मनोरमा ने पूछा, आप आगरे क्या करने जा रहे हैं? एक ज़रूरत से जाता हूँ। क्यों, वहाँ कोई बीमार है क्या? नहीं, कोई बीमार नहीं, चक्रधर ने कहा। मनोरमा, फिर क्या काम है, बताते क्यों नहीं? जब तक ना बतलाइएगा जाने ना दूंगी। चक्रधर, लौट कर बता दूंगा, तुम किताबें देखती रहना। मनोरमा, जी नहीं, मैं यह नहीं मानती, अभी बतलाइए। आप अगर मुझसे बिना बताए चले जाएंगे तो मैं कुछ ना पढ़ूंगी। चक्रधर, यह तो बड़ी टेढ़ी शर्त है। अच्छा बतलाता हूँ। अच्छा, हंसना मत, तुम जरा भी मुस्कुराई तो मैं चला। मनोरमा, मैं दोनों हाथों से मुंह बंद कर लेती हूँ। चक्रधर ने झेपते हुए कहा, मेरे विवाह की कुछ बातचीत है, मेरी तो इच्छा नहीं है, पर एक महाशय जबरदस्ती खींचे लिए जाते हैं। यह कहकर चक्रधर उठ खड़े हुए। मनोरमा भी उनके साथ साथ आई। जब वे बरामदे से नीचे उतरे तो प्रणाम किया और तुरंत अपने कमरे में लौट आई। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी और बार बार रुलाई आती थी, मानो चक्रधर किसी दूर देश जा रहे हों। संध्या समय जब रेलगाड़ी बनारस से चली तो यशोदानंदन ने चक्रधर से कहा, मैंने अहिल्या के विषय में आपसे झूठी बातें कही हैं। वह वास्तव में मेरी लड़की नहीं है, उसके माता पिता का हमें कुछ पता नहीं। चक्रधर ने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा, तो फिर आपके यहाँ कैसे आई? यशोदा, विचित्र कथा है। 15 वर्ष हुए, एक बार सूर्य ग्रहण लगा था। हमारी एक सेवा समिति थी, हम लोग उसी स्नान के अवसर पर यात्रियों की सेवा करने प्रयाग आए थे। वहीं हमें यह लड़की नाली में पड़ी रोती मिली। बहुत खोज की पर उसके माँ बाप का पता न लगा। विवश होकर उसे साथ लेते गए। 4-5 वर्ष तक तो उसे अनाथालय में रखा, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की फूट के कारण अनाथालय बंद हो गया तो अपने ही घर में उसका पालन पोषण करने लगा। जन्म से ना हो पर संस्कारों से वे हमारी ही लड़की है। उसके कुलीन होने में भी संदेह नहीं। मैंने आपसे सारा वृतांत कह दिया। अब आपको अख्तियार है उसे अपनाएं या त्यागें। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ऐसा रतन आप फिर ना पाएंगे। और मैं यह जानता हूँ कि आपके पिताजी को यह बात असहनीय होगी, पर यह भी जानता हूँ कि वीर आत्माएं सत्कार्य में विरोध की परवाह नहीं करती और अंत में उस पर विजय ही पाती हैं। चक्रधर गहरे विचार में पड़े गए। एक तरफ अहिल्या का अनुपम सौंदर्य और उज्जवल चरित्र था, दूसरी ओर माता पिता का विरोध और लोक निंदा का भय। मन में तर्क संग्रह होने लगा। यशोदानंदन ने उन्हें असमंजस में पड़कर देखकर कहा, आप चिंतित दिखाई पड़ते हैं और चिंता की बात भी है, लेकिन जब आप जैसे सुशिक्षित और उदार पुरुष विरोध और भय के कारण कर्तव्य और न्याय से मुंह मोड़े तो फिर हमारा उद्धार तो हो चुका। आपके सामाजिक विचारों की स्वतंत्रता का परिचय पाकर ही मैंने आपके ऊपर इस बालिका के उद्धार का भार रखा है, और यदि आपने भी अपने कर्तव्य को ना समझा तो मैं नहीं कह सकता कि उस अबला की क्या दशा होगी। चक्रधर रूप लावण्य की ओर से तो आंखें बंद कर सकते थे, लेकिन उदार के भाव को दबाना उनके लिए असंभव था। वह स्वतंत्रता के उपासक थे और निर्भीकता स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। दृढ़ भाव से बोले, मेरी ओर से आप जरा शंका ना करें, मैं इतना भीरू नहीं हूं कि ऐसे कामों में समाज निंदा से डरूं।
माता पिता को प्रसन्न रखना मेरा धर्म है, लेकिन कर्तव्य और न्याय की हत्या करके नहीं। कर्तव्य के सामने माता पिता की इच्छा का भी मूल्य नहीं। यशोदानंदन चक्रधर को गले लगाते हुए बोले, भैया तुमसे ऐसी ही आशा थी।